तो इस प्रॉब्लम में क्या है, बहुत ऐसा तो कुछ नहीं करना है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे करते हैं वैसे नॉर्मली प्रॉब्लम को करेंगे, है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसको सबसे पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरीके से, 3 माइनस में आयोटा, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ आयोटा इंटू एक्स, माइनस में 2 आयोटा, यही चीज़ है, कॉन्जुगेट कर ले रहे हैं। और प्लस 3 प्लस ऑफ आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया। ये y टाइम्स में दिस इज 2 माइनस में 3 आयोटा प्लस ऑफ आयोटा, दिस इज इक्वल टू, नीचे हो जाएगा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। 10 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, दिस इज 10 आयोटा। ये पूरा इक्वेशन बन गया, सही बात है। अब यहाँ से जो इक्वेशन है इसमें भी रियल और इमेजनरी समय अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल कहानी बनेगा। तो यहाँ से अगर रियल पार्ट x उठा लेंगे, x अलग हो जाएगा, आयोटा टाइम्स में दिस इज x माइनस 2 हो जाएगा, इस तरीके से, सही है ना। और फिर यहाँ से भी दिस इज 3 प्लस ऑफ आयोटा, और इसमें भी हम करते हैं दिस इज 2 टाइम्स ऑफ y, दिस इज आयोटा टाइम्स में दिस इज 1 माइनस ऑफ 3y, सही है। इस तरीके से कर लिए, कैलकुलेशन करने में आसानी है। अब चलिए यहाँ से रियल को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से रियल पार्ट उठाते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन और इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर क्या क्या आएंगे। 3 इंटू एक्स एक रियल आएगा, है ना। फिर आयोटा और माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ से रियल पार्ट उठाते हैं, तो यहाँ से रियल पार्ट 6y आएगा, सही है। और माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3y आ जाएगा। और इस तरफ तो रियल नंबर 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, सही है। एक इक्वेशन ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन जो है इमेजनरी से आएगा, तो इमेजनरी से भी निकाल लेते हैं। तो 3 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, 3x माइनस 6 आ जाएगा, सही है। और फिर ये आयोटा इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में x आएगा, सही बात है। फिर यहाँ पे आयोटा का इस 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस में 9y आएगा। और फिर ये जो क्वांटिटी है 2y और आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो प्लस में 2y आएगा, है कि नहीं। तो दिस इज इक्वल टू में, और इधर इमेजनरी पार्ट का वैल्यू 10 है, तो ये दो इक्वेशन दो अननोन है, तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। चलिए पहले वाले से अगर उठाते हैं तो क्या आएगा, इस इक्वेशन को पहले वाले से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, 4x प्लस में क्या आएगा 9y, और ये -2 -1 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले से 3x माइनस में x, दिस इज 2x, यही आएगा। और बाकी जो y का टर्म है, y का टर्म क्या आएगा, माइनस में 7y आएगा, 2y माइनस में 9y, दिस इज माइनस ऑफ 7y। कोई समस्या है क्या। बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो देख लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा -3 और उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा, सही है ना। तो ये आ गया दो इक्वेशन। अब दूसरे वाले को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे फर्दर तो और आसान हो जाएगा। तो दूसरे वाले को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 9y इक्वल टू 3, ये 4x माइनस में 14y इक्वल टू में देख लीजिए कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो, दैट इज इक्वल टू 26। अब दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो माइनस जैसे ही करेंगे तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 प्लस 9 प्लस 14 कितना आ जाएगा, 23 आएगा। और ये दिस इज 3 माइनस 23 आ गया, तो y का वैल्यू तो -1 आ गया। किसी एक इक्वेशन में रख लेंगे x भी आ जाएगा। तो पहले वाले में रख लेते हैं, तो कहीं पे भी रख सकते हैं, दूसरे वाले में रख लेते हैं, ये +7 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू इधर से करेंगे तो आ जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1 आ जाएगा। प्रोसीजर तो वही रहेगा, प्रोसीजर नहीं बदलेगा, है ना। और कुछ इसमें ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन तो किया था हमने क्लास में। हाँ, इक्वेशन में करना क्या है, कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, इस तरीके का x। अच्छा, हमने टेस्ट में दिया था करने के लिए आप लोगों को। अच्छा, हो सकता है, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, अब आगे चलें अब।
हाँ, कल मॉडुलस के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मॉडुलस को इसी को कंटिन्यू करते हैं, उसके बारे में कुछ कुछ चर्चाएं करते हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे थे। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में हम ये बताना चाह रहे थे, जो कल डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क अनस्टेबल हो गया था, कि अगर जैसे मान लेते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अगर 1 दिया हो, मॉडुलस 1 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। और मॉड जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ रहा है, तो जेड को हम 1/z कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस से और नंबर में हमें कन्वर्ट करना हो, जैसे मॉडुलस से इंडिपेंडेंट रिजल्ट चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमेशा स्क्वायर करके जेड इंटू जेड बार लिखेंगे, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, और फिर हमें वहाँ से एक बढ़िया सा रिजल्ट दिखाई देगा, है कि नहीं। तो ये सब जो चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, काफ़ी काम आएगा, है ना। तो जैसे हम देखते हैं मॉडुलस का काफ़ी यूज़ है, मॉडुलस का काफ़ी यूज़ है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम समझने का कोशिश करते हैं, जैसे दिया हुआ है कि एज फॉर एग्जांपल में ये चीज़ दिया हुआ है, इफ़ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से है, ए प्लस में आयोटा बी है, और फिर मल्टीप्लाई में है सी प्लस ऑफ आयोटा डी, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी है। तो यहाँ से अगर बोल दे कि देन सो दैट, देन जैसे यहाँ पे ए बी सी डी और ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ऑल बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर को अगर बिलोंग कर रहा है, तो देन अगर दोनों तरफ अगर मॉड लेते हैं तो ये हो जाएगा मॉड में ए प्लस ऑफ आयोटा बी, और फिर ये आ जाएगा सी प्लस ऑफ आयोटा डी आएगा, सही है। तो दिस इज़ मॉड ऑफ ए प्लस ऑफ आयोटा बी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर दोनों का अगर रूट ले लें, मॉडुलस इंडिविजुअल मॉड में बांट सकते हैं, कल हमने पढ़ा था। तो ये दोनों का अलग अलग मॉड अगर ले लें तो यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा निकल के, वो चीज़ समझते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका मॉडुलस हो जाएगा, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मॉडुलस लेते हैं तो ये अंडर रूट में क्या आएगा, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट में दिस इज़ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर का मॉड वैल्यू, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर स्क्वायरिंग कर ले तो हमें एक रिजल्ट दिखाई देगा, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू में दिस इज़ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इस तरीके का इंडिपेंडेंट आ गया। देखिए यहाँ पे आयोटा का नाम और निशान नहीं है, दिस रिजल्ट इज इन ए प्योरली ए रियल रिलेशन है, ये एक रियल नंबर में रिलेशन आ गया। तो ये मॉडुलस का काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। जैसे हम पहले भी क्वाड्रेटिक के अंदर भी एक क्वेश्चन के ऊपर स्पेशली चर्चा किए थे, जहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा एप्लीकेशन करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश किया था। एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा और क्वेश्चन पूछा भी गया आपके एग्जाम में पीजीटी या टीजीटी में। प्रीवियस ईयर्स का अगर आप क्वेश्चन उठा कर देखोगे, जैसे क्वेश्चन ये था कि इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन x की पावर 3x की पावर 4 माइनस में 2x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट सपोज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज, याद है कुछ, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, 1 प्लस ऑफ गामा स्क्वायर एंड 1 प्लस ऑफ डेल्टा स्क्वायर। इसका सब लोग वैल्यू निकाल के बताएंगे। अगर ज़रा सा भी याद हो कॉन्सेप्ट, अगर आपने लेक्चर देखा होगा क्वाड्रेटिक वाला, तो उसमें हमने बहुत बताया भी था वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशन करके बताइए कि कैसे हम अप्लाई करें, करना पड़ेगा। इसे करने के बहुत अप्रोच है, बट दैट अप्रोच इज़ नॉट ए फिजिबल अप्रोच नहीं है। हमें फिजिबल अप्रोच से करना है इस प्रॉब्लम को। तो सभी लोग जान लीजिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, समझिएगा, अगर ये जो इक्वेशन है 3x की पावर 4 माइनस में 2x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा है, तो इसके फैक्टर भी होंगे,
क्या क्या फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम। यहाँ से अगर लिखे अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा यहाँ से अगर लिखेंगे 3x की पावर 4 माइनस में 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 इक्वल टू, तो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो चीज़ भी रहता है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना है। 3 टाइम्स में एक्स माइनस अल्फ़ा, दिस इज एक्स माइनस ऑफ बीटा, और ये एक्स माइनस ऑफ गामा और एक्स माइनस ऑफ डेल्टा। और ये लीडिंग कोफिशिएंट अगर नहीं लिखेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, इसी के कारण गलतियाँ नहीं होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर इसमें अगर पुट कर ले, पुट एक्स इक्वल टू आयोटा अगर रख ले इसमें, तो इसका एक फ़ायदा मिलेगा हमें। ऐसे तो हम कुछ भी रख सकते हैं। अब हमें जैसे मान लीजिए इसमें कुछ भी पूछ सकता था क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है कि एनी टाइप ऑफ वैल्यू रख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाइड है, फॉर ऑल एक्स है ना। तो एक्स इक्वल टू आयोटा अगर रखेंगे तो ये 3 टाइम्स में आयोटा के पावर 4, इसका चमत्कार हो जाएगा अभी कि कैसे ही हमें आंसर दे देगा, समझना है अभी। 2 आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 3 टाइम्स में आयोटा माइनस ऑफ अल्फा, दिस इज आयोटा माइनस ऑफ बीटा, आयोटा माइनस ऑफ गामा एंड आयोटा माइनस ऑफ डेल्टा। इस तरीके से बन जाएगा। अब इधर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा मामला सीधा हो जाएगा। ये 3 आएगा और ये आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो ये प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आयोटा माइनस ऑफ अल्फा, आयोटा माइनस ऑफ बीटा एंड आयोटा माइनस ऑफ गामा एंड आयोटा माइनस ऑफ डेल्टा। इस तरीके से बन गया। इधर अगर सिंप्लीफाई कर ले फर्दर तो दिस इज 3 माइनस 2 1, 1 प्लस में 2 आयोटा। दोनों तरफ अगर मॉड ले ले, टेक मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये 3 टाइम्स में मॉड ऑफ आयोटा माइनस ऑफ अल्फा, आयोटा माइनस ऑफ बीटा, और ये आयोटा माइनस ऑफ गामा, और ये आयोटा माइनस ऑफ डेल्टा, सबका मॉड आ जाएगा। तो इधर मॉड लेंगे तो सर ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स अंडर रूट में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये 1 प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, एंड दिस इज 1 प्लस ऑफ क्या आएगा, गामा स्क्वायर, और ये 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 5/9 इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी यूनिक अप्रोच, अलग टाइप का ही अप्रोच है। तो इससे करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन उसका एप्लीकेशन समझने के लिए और देखने के लिए हमें बहुत कायदे से चीज़ों को समझना पड़ता है कि नहीं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और जो हम कल कर रहे थे, दिए थे, जो बोले थे मॉडुलस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को भी एक बार फिर मैं लिखता हूँ। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन था जेड क्यूब इक्वल टू मॉड जेड कॉन्जुगेट था, है ना। इस तरह ये जो इक्वेशन था, इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कितने जेड होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो सेटिस्फाई करेगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक तो तरीका हमने बताया था कि कभी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो तो वहाँ पे जेड क्या रख लेना चाहिए, एक्स प्लस आयोटा वाई, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, आएगा उससे भी आंसर। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा आसान करने के लिए चीज़ों को, हम इसमें मॉड अगर ले लें तो थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे मॉड ऑफ जेड क्यूब इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट। अच्छा, एक चीज़ हमने बताया था कल कि सर मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होता है, और मॉड ऑफ जेड क्यूब को हम मॉड ऑफ जेड का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, है ना। काटेंगे नहीं, इसको काटने वाला काम नहीं करना, कॉमन लेंगे, है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, कॉमन लेंगे। तो मॉड ऑफ जेड कॉमन लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। काटेंगे तो सॉल्यूशन गायब हो सकता है, इसीलिए। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो 2 पार्ट में ब्रेक होगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0 एंड दिस इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। अब मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका मॉडुलस 0 होता है, वो बताया था कल। तो यहाँ से सर जेड इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आएगा, है कि नहीं। अब अच्छा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, तो जेड का मॉड जेड का क्या वैल्यू आएगा बताइए। मॉड जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 या सिर्फ 1,
वन होगा, माइनस तो होगा ही नहीं ना, मॉडुलस है, डिस्टेंस बता रहा है, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 आएगा। सही है। तो अभी हमने जब लास्ट नोट पढ़ रहे थे, तो जब मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 होता है तो एक वहाँ पे हमने एक रिजल्ट बताया है। क्या बताया है? तो जेड बराबर 1/z कॉन्जुगेट। अरे बताया कि नहीं बताया? तो z इक्वल टू 1/z कॉन्जुगेट। तो हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा वापस हम रिकॉल करने वाले हैं। तो ये जो जेड क्यूब है, जेड क्यूब इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट को क्या 1/z भी लिख सकते हैं? यहाँ से उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये जो क्वांटिटी है ऐसे हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो जेड की पावर 4 इक्वल टू 1 आ गया। तो जेड की पावर 4 इक्वल टू 1, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे? तो जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, और यहाँ से जेड का वैल्यू क्या आएगा? दिस इज प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो कुल मिला के हाउ मेनी सॉल्यूशंस आ गए? कितने सॉल्यूशंस है? 5 सॉल्यूशन आ गए। टोटल सॉल्यूशन जो है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू कितने आ गए? 5 आ गए। दिस इज 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। दिस इज द आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से हम कर सकते। प्रॉब्लम देखिए इसी टाइप का आएगा, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं देगा एग्ज़ाम वगैरह में, है कि नहीं? तो लेकिन क्या है ना कि क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा माइंड को संतुलित तरीके से रखना होगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, है ना? जैसे समझते हैं हम इसका एप्लीकेशन, अभी हमने पढ़ा है मॉडुलस का ही एप्लीकेशन, और थोड़ा बहुत कॉन्जुगेट वगैरह का एप्लीकेशन से देखते हैं क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि इफ़ मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इक्वल टू 1 है, सबका मॉडुलस 1 के इक्वल है। ठीक बात है। तो हमें ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट 1 अपॉन दिस इज अच्छा एक सेकेंड, प्रूव दैट इसको z1 और प्लस ऑफ z2 प्लस ऑफ z3 का मॉड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में z1 प्लस 1 अपॉन में z2 1/z3, इसका मॉड दोनों के बराबर होगा। इसको करके देखना है। चलिए अब यहाँ से अगर बात करते हैं, तो अभी मॉडुलस 1 दिया है, तो मॉडुलस कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 1 देना, तो एक चीज़ जो हमने बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया है, उसको लोग हल्के में लेते हैं एक्चुअली में। मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 1, इसका सीधा सीधा मतलब z1 को हम लिख सकते हैं 1/z1 कॉन्जुगेट। समझ में आ रहा है? और z2 को लिख सकते हैं 1/z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, और z3 को लिख सकते हैं क्या? 1/z3 कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि सबका मॉडुलस इक्वल टू 1 है। अब जो क्वेश्चन में गिवन था LHS में, उसमें अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें, z1 को हम रिप्लेस कर दें 1/z1 कॉन्जुगेट प्लस 1/z2 कॉन्जुगेट और प्लस 1/z3 कॉन्जुगेट से, तो कोई बुराई तो नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर? 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस ऑफ 1/z3, क्या इस पूरे का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं क्या? बताया था ना कल, इंडिविजुअल नंबर में बांट सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी ये भी बताया था, मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होता है। अब ये तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे को रिमूव कर सकते हैं हम, तो 1/z1 हो जाएगा ये, प्लस 1/z2 और 1/ क्या हो जाएगा, z3 हो जाएगा। आया कि नहीं आया इसके इक्वल? तो बस यही हो गया, ख़त्म कहानी। इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाना है। बस अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं कि एक्चुअली टूल्स को कैसे यूज़ करना है। टूल्स जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू यूज़ दैट टूल्स, वो काम आएगा। चलिए क्वेश्चन करिए। इस अगर दिया हुआ है तो वही चीज़ तो ये प्रॉपर्टी बताया ना, ये यहाँ पे, ये इधर, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर कोई एक 1/z1 1/z2 1/z3 मिला के एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं हम, z बन गया। तो z कॉन्जुगेट, अगर ये z है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट नहीं हो जाएगा? तो मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ z होता है। कल ही तो पढ़े हैं हम, दोनों को बराबर होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो वह हटा दिया हमने, सिंपल सी बात है। और कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। दिया हुआ है, इफ गिवन है, इफ मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ z2 इक्वल टू में 2,
एंड गिवन है मॉड ऑफ Z3 इक्वल टू में क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। तो ये चीज़ गिवन है, और साथ ही साथ एंड एक चीज़ और दिया हुआ है, 9 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 प्लस ऑफ दिस इज 4 टाइम्स ऑफ दिस इज Z2 इंटू Z1 इंटू Z1 इंटू Z3 प्लस दिया हुआ है Z2 इंटू Z3। इसका जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस ऑफ Z3, इस पूरे का मॉडुलस, इस पूरे के मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन हम दे देते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए 1 है, ऑप्शन नंबर बी 2 है, ऑप्शन नंबर सी 3 है, ऑप्शन नंबर डी 4 है। ये 4 ऑप्शंस हैं। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट वही जो हमने बताया है उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करिए, अच्छे से यूज़ करिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं, आइए अब यहाँ पे जो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 1, तो जो रिलेशंस दिए हुए हैं ना उस सब का यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन का जब तक पूरे इन्फॉर्मेशन का हम पूरे तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कम्प्लीटली होता नहीं है। सही बात है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर इक्वल टू में 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा Z ऑफ 1 इंटू Z ऑफ 1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। सही बात है। फिर मॉड ऑफ Z2 इसका स्क्वायर इक्वल टू में 4 है, तो यहाँ से ये चीज़ हम लिख सकते हैं Z2 इंटू Z2 बार दिस इज इक्वल टू 4, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर अगर कर लेंगे तो ये 9 आएगा, तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 9 आएगा कि नहीं आएगा। अब इतना समझ में आ रहा हो तो आगे हम प्रोसीड करें। इतना सबको क्लियर है क्या, पहली बात। अच्छा, जो रिलेशन अब जो बोला जा रहा है, रिलेशन में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस तरीके का रिलेशन है कि नहीं। तो यहाँ से Z1 इंटू Z2 जो गिवन रिलेशन है उसमें अगर हम रिप्लेसमेंट करें, समझिए इस चीज़ को, क्योंकि सबको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा तभी ये चीज़ सॉल्व होगा आगे चल के। तो जैसे जो चीज़ गिवन है वहाँ से जैसे 9 टाइम्स ऑफ Z1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/Z1 कॉन्जुगेट, और Z2 को लिख सकते हैं 4 क्या लिख सकते हैं, बताइए सभी लोग बताइए क्या, Z2 कॉन्जुगेट 4/Z2 कॉन्जुगेट, फिर प्लस में 4 टाइम्स में 1/Z1 कॉन्जुगेट, और Z3 को लिख सकते हैं 9 दिस इज व्हाट Z3 कॉन्जुगेट। कोई समस्या नहीं है। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर जो Z2 है, Z2 को 4 से Z2 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, और Z3 को क्या लिख सकते हैं 9/Z3 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से ऊपर में अगर देखें तो सब में ऊपर में जितने टर्म्स हैं 9 इंटू 4 9 इंटू 4 9 इंटू 4, क्या 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है। 36 आ गया बाहर, ठीक है। 36 को हम बाहर ले सकते हैं। सर बच गया 1/Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट और प्लस 1 आराम से हम कर रहे हैं कि समझने में दिक्कत ना हो, नहीं तो हम 1-2 स्टेप आगे भी लिख सकते हैं। ये Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट, सही है। अब इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा 36, ऊपर क्या बन जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट, समझ में आ रहा सबको, और प्लस क्या होगा Z4 कॉन्जुगेट, होगा कि नहीं होगा। और नीचे सर ये बाहर आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट, मॉड ऑफ Z2 कॉन्जुगेट, और मॉड ऑफ क्या हो जाएगा Z3 कॉन्जुगेट, सब बाहर आ जाएंगे। कोई समस्या। अब इस सब का वैल्यू दिया हुआ है अपने को, गिवन है ना सबका वैल्यू कि नहीं गिवन है भाई, सबका वैल्यू तो गिवन ही है। अब ये जो क्वांटिटी है ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या बन गया है। ऊपर में सर हम लिख सकते हैं Z1 प्लस ये जो क्वांटिटी है पूरे का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं कि नहीं। तो पूरे का कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2 प्लस ऑफ Z3 पूरे का कॉन्जुगेट अगर लिखेंगे, और नीचे में मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट बराबर Z1 कॉन्जुगेट होता है। सर इसका वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 के इक्वल दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है। दूसरे वाले का कितना दिया हुआ है, ये 36 है ना, ये दूसरे वाले का दिया हुआ है 2, और तीसरे वाले का दिया हुआ है 3, और इस पूरे का वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में 12 था ये, दिस इज इक्वल टू 12, तो ये भी इक्वल टू 12 नहीं हो जाएगा। तो अब काट खूट लेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा यहाँ से,
भाई काट लेते हैं, अब काटेंगे तो कितना क्या आएगा, 12 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से ये कट गया, 2 को उधर भेज देंगे तो हो तो गया ना, मॉड ऑफ Z1 प्लस ऑफ Z2 प्लस ऑफ Z3 दिस इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। नहीं समझ में आया तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का ऐसे ही क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स का दुनिया अपने आप में बहुत विचित्र दुनिया है, समझ में आ रहा है। हाँ बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तब जाके एक्चुअली कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और वैसे तो जनरली आप लोग को तो थीटा आर्गूमेंट पोलर फॉर्म ये फॉर्म उतने में सिमट जाएगा, बहुत अत कर देगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता, अति कर देगा तब, समझ रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा एक्सपोजर दे दिए तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा प्रॉब्लम कैसे करेंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी समझते जाइए, सीखते जाइए चीज़ों को, बस हम इतना ही कह रहे हैं और ज़्यादा हम क्या कहेंगे, है कि नहीं। तो अभी चलिए अब हम देखते हैं ना, थोड़ा सा लोकस वगैरह से समझते हैं। जैसे लोकस वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, चाहे इंटरप्रिटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गूमेंट, कॉन्जुगेट, ये सब में जो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं। अभी जैसे मैंने देख रहा था सबका टेस्ट का रिपोर्ट ही देख रहे थे हम, जो कल वाला कॉम्प्लेक्स का टेस्ट नंबर सेकंड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपने देखा होगा, सभी लोग किए हैं? कितने लोग दिए हैं? कितने लोग दिए हैं? हेलो, सभी लोग बताइए कितना, कौन कौन दिया है। इस टाइप का करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, टेस्ट में भी था ये प्रॉब्लम, है कि नहीं। तो ये जैसे ये स्क्वायर पूछा है ना, इस तरीके से अब क्लिक करना चाहिए सभी को। स्क्वायर पूछा है तो भैया मॉड में हो सकती है कि स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता है, तो दोनों तरफ मॉड ले ले, जैसे डी कुमार जी बोले। तो ये मॉड ऑफ ये हो जाएगा एक्स माइनस में आयोटा वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा दोनों, ये जेड है तो ये जेड कॉन्जुगेट है कि नहीं, एक दूसरे कॉन्जुगेट है तो कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन टफ थोड़े होता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, मतलब मैक्सिमम। जेड बैठेगा, जेड को बैठाने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर नाम भी तो है वो बैठेगा, आराम से बैठेगा। उसको थोड़ा सा क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए ज़्यादा, क्योंकि इससे अवगत नहीं होते हैं लोग, समझने की कोशिश करें। तो इसका मतलब ये कम्प्लीटली वाई एक्सिस पे लाई करेगा, है कि नहीं, मतलब ये इमेजनरी एक्सिस पे लाई करेगा। अब इमेजनरी एक्सिस में भी ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा, वो उसके लिए डिफाइन किया है यहाँ पे आगे क्वेश्चन में, है कि नहीं, कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन 0। समझ में आ रहा है किसी को क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। तो हम बोल रहे हैं कि इतना दर्द क्यों पालना भैया, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस कंडीशन में सेटिस्फाई करने वाला 1 ले लेते हैं इस एक्सिस पे। तो हम बोल रहे जेड इक्वल टू आयोटा ले ले, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, हमें तो प्रॉब्लम आ रहा है। अरे आयोटा तो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना ये इस चीज़ को, देखिए प्योरली इमेजनरी भी है और इसका नहीं आयोटा नहीं सेटिस्फाई कर रहा, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिए। आयोटा लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इमेजनरी पार्ट जेड निगेटिव है ना, नीचे लेना चाहिए। तो माइनस आयोटा ले लेते हैं तो आपका सारा दर्द ही समाप्त हो जाए। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ऐसे कर लेते हैं, आर्गूमेंट ऑफ आयोटा इनटू जेड कॉन्जुगेट। तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा इसका बताइए सभी लोग, प्लस आयोटा, बिल्कुल लिखते जाएंगे जैसे से बोल रहा है। प्लस फिर क्या लिखा है, आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड इज माइनस ऑफ आयोटा। कोई समस्या किसी को? अब यहाँ से ये यही ना वैल्यू पूछ रहा था, तो ये आर्गूमेंट ऑफ आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 आएगा। तो और फिर प्लस आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, चलिए इसको ऐसे रन देते हैं। तो ये बताइए हमें आर्गूमेंट ऑफ -1 क्या होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, सभी लोग बताएंगे पहले। सर -1 यहाँ पे लाई करेगा तो इसका आर्गूमेंट पाई होगा ना, तो ये पाई हो जाएगा। और आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा, π/2 नहीं, माइनस आयोटा है ये। हाँ आंसर, अच्छा माइनस आयोटा है तो ये इधर की तरफ आएगा ना, तो ये पाई माइनस π/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2 आएगा कि नहीं। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन था क्या ये? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, इससे आसान क्वेश्चन तो अब
थोड़ा सा तो बुद्धि अपना खर्चा करना ही पड़ेगा भैया। अब ऐसा तो नहीं कि कोई तोता की तरह रटवा ही देगा हर चीज को, क्वेश्चन तो इन अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, क्वेश्चन को पूरा एकदम पूरा अटेम्प्ट करिए यार, जैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं। आदत डालिए ना इस चीज़ को, यही तो हमें सीखना है। इसी के लिए तो ये डेली इतना जो मेहनत करके इसको डेली क्वेश्चन बनाते हैं, हम लेक्चर बेसिस पे ही बनाते हैं, पता है कि थोड़ा सा आपका इम्प्रूवमेंट भी होता रहे, सोचने का कैपेबिलिटी भी बढ़े, नए क्वेश्चन भी मिले और विद इन टाइम मिले। और विथ मतलब इसीलिए दिया गया है, इसका मेन पर्पस यही है। तो इसको बहुत अच्छे से टैकल करिए, है कि नहीं। क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। मैं बहुत इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा टॉपिक है, मैं इसको चाहूँ तो 3 महीना भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। आप लोगों को जितना ज़रूरत है मैं उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसी टाइप के प्रॉब्लम, उसी टाइप के क्वेश्चन, वैसा पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम और था, इसमें दिया हुआ था एक्स प्लस ऑफ आयोटा वाई इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, दिस इज़ 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा इंटू साइन ऑफ थीटा, यही है ना। और दिया हुआ है थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, यही है ना। तो बोला जा रहा था देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। भाई रैशनलाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा ना ये, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। रैशनलाइज अगर करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, ऊपर इसका कॉन्जुगेट जाएगा, माइनस ऑफ 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा, और नीचे सर इसी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा आएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, सही बात है, और प्लस ऑफ 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा रहेगा, सही बात है कि नहीं है। इतने में कोई आपत्ति हो तो बताइएगा, किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो। यह है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। अब ये जो क्वांटिटी है एक्स प्लस आयोटा वाई, अब इसमें समझने की बात है, एक्स प्लस आयोटा, इसको देखिए, इस एक्स मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट हो जाएगा, तो रियल पार्ट एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा सा और बुद्धि लगाना है सर, यहाँ पे क्या थोड़ा सा और बुद्धि लगाना है, बता सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा जो है, इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है बात। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हम बोल रहे लिखने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि कट जाएंगे ऊपर वाला टर्म, समझ में आ रहा है, ये एक्सप्रेशन सिंपल बन जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा को ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, कारण ये कि यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 2n पाई लिखा हुआ है, क्योंकि कॉस 2n पाई पे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए दिया है नॉट इक्वल, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, जीरो के बराबर नहीं है, तो 1 अपॉन में ऊपर काट देंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और फिर प्लस में क्या है, ये 1 प्लस कॉस थीटा 4 से अगर मल्टीप्लाई होगा, 4 प्लस ऑफ 4 कॉस ऑफ थीटा, सही बात है कि नहीं। तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा बताइए सभी लोग, 4 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 5 आएगा, आएगा 5 प्लस 3 कॉस थीटा। अब बताइए इसका रेंज निकालना हमने बताया कि नहीं बताया है, 5 प्लस 3 कॉस थीटा, ये जो क्वांटिटी है इसका रेंज निकालना बताया है कि नहीं, इस क्वांटिटी का रेंज निकालना। तो भाई बिल्कुल बताया, उसका यूज़ करिए ना। सर कॉस 3 कॉस थीटा का रेंज माइनस ऑफ 3 से लेके प्लस 3 रहेगा, 5 ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 3 कॉस थीटा, और ये हो गया 2, और ये कितना हो गया 8 हो गया। इसका रेसिप्रोकल कर लो, पॉजिटिव में है, ये तो और सिंपल कर दिया है, पॉजिटिव में है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 1 बाई अगर करेंगे 1 अपॉन में तो और सिंपल है, ये तो लोचा लफड़ा वाला तो है ही नहीं। तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1/8 से 1/2, तो इसका मतलब ये एक्स यही था ना ये, अरे हाँ कि ना भैया। तो x का रेंज कहाँ से कहाँ, 1/8 से 1/2 आ गया ना। तो मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे बताइए, 1/2। हमने क्या किया है, जो पिछला पढ़ाया और जो बाकी सब पढ़ाया सबको जोड़ जाड़ दिया एक ही में,
एक ही क्वेश्चन में जोड़ जाड़ दिया कि चलो बाकी सब रिवाइज हो जाएगा। मेरा ये पर्पस रहता है कि मैक्सिमम चीज़ें पिछला भी रिवीजन होता रहे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में रेंज वेंज निकालना नहीं बताया था, ये सब बिल्कुल बताया था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसी को कॉम्प्लेक्स के साथ जोड़ दिया तो कॉम्प्लेक्स का भी काम हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक उसका रेंज का भी काम हो गया। कुछ हजम नहीं हो रहा है। अब अगर ऐसा, हाँ तो थोड़ा सा तो हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कोई चीज़ लिखा रहेगा तो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसे हम समझेंगे, उस चीज़ को हम देखते हैं आज, है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और उसका एप्लीकेशन, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए हमने ये चीज़ बताया भी था कि अगर जैसे मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर कहीं पे भी अगर ये चीज़ लिखा हो, पहली बात मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, कल बताया था क्या क्या, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, समझ में आ रहा है। Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, है कि नहीं। इस तरीके से इस चीज़ को फील करते रहना है ना। कहीं भी अगर लिख दे, जैसे हम कल भी चर्चा किए थे, मॉड ऑफ Z इक्वल टू अगर ए लिख दे, वेयर ए बिलोंग्स टू ए पॉजिटिव रियल नंबर R प्लस, तो ये किस चीज़ का लोकस है, ये व्हाट इज़ द लोकस। लोकस समझते हैं कि नहीं। लोकस मतलब क्या है, अगर लोकस का मतलब वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसको Z सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड द लोकस। तो यहाँ से कल हमने बताया था ऐसे सारे पॉइंट जिसका डिस्टेंस ऑरिजिन से A के बराबर रहे, तो इसका मतलब उसका लोकस क्या आएगा, एक सर्कल आएगा क्या। अरे बताया था, ऐसे भी बताया था कि अगर दिक्कत हो तो x प्लस क्या रख ले, आयोटा वाई रख ले। तो z को x प्लस आयोटा वाई अगर रख लेंगे तो मॉडुलस लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस भाई मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई, दिस इज इक्वल टू ए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सर्कल है सर, ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है इसका, ए है। तो इसको अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसको अब मतलब ये है कि इसके सरकमफेरेंस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है वो, समझ में आ रहा है। अभी तो हम बहुत सिंपल सर्कल लिखे हैं। अच्छा, इसी में अगर बात करते हैं, ये पहली बात हो गई छोटी छोटी बातें। अब दूसरी बात अगर छोटा सा घुमा दे, जैसे अगर लिख दे z माइनस आयोटा लिख दे इक्वल टू 1, तो z माइनस आयोटा इक्वल टू 1, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या, ये भी एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा। दिस लोकस क्या आएगा इसका भी बताइए, इसका भी लोकस एक सर्कल ही आएगा, लेकिन अब यहाँ पे बातें बदल जाएगी, सेंटर बदल जाएगा। अरे हाँ कि ना बताइए, जब भी सेंटर पता करना हो ना, सेंटर भैया, तो अंदर वाला जो मसाला है उसको जीरो कर लिया करो, इसको जीरो कर लो सेंटर आ जाएगा। z माइनस आयोटा इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या आ गया, आयोटा। तो और रेडियस कितना होगा, अब इसका सेंटर 0 0 नहीं है, आयोटा है, आयोटा, आयोटा मतलब ऊपर होगा, समझ में आ रहा है। दिस इज द आयोटा। ये इस तरीके का कुछ कन्फिग्रेशन बन रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। इसको अगर फील कर लिया तो अभी देखेंगे प्रॉब्लम कैसे आएंगे। सब आसान है, सब आसान है। आयोटा है, अब इसका सेंटर है आयोटा और रेडियस 1 है, तो रेडियस अगर 1 है तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 के बराबर है ऑरिजिन से। क्या वो सर्कल जो होगा वो ऑरिजिन को क्या करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा और इस रियल एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बात ही नहीं समझ में आ रहा है। ये इस तरीके का सर्कल होगा कि नहीं होगा। अगर इसको जरा सा आगे हम बढ़ा देंगे तो ये काटने लग जाएगा और इसका रेडियस 1 से अधिक हो जाएगा, तो इस सर्कल का रेडियस 1 है। तो इस पे लाई करने वाले जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है ये, समझ में आ रहा है, इस तरीके की बात है। अभी हम बताएंगे कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे बनते हैं, आरे टेढ़े क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो सब बताएंगे। अब क्वेश्चन तो क्या है, घुमा देंगे इधर से उधर, घूम जाएंगे सब के सब, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन बन जाएगा इसी पे,
तो लेकिन पहले हमें फील करना है कि व्हाट इज़ द एक्चुअली दिया क्या है और हमें करना क्या है, उसको तब हम लिंक कर पाएंगे, तब हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए अब इस चीज़ पे क्वेश्चन हम एक लिखते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, लेट्स सपोज दैट, ठीक है, जैसे यही है कि इफ़ क्वेश्चन हम यहीं से समझते हैं, दिया हुआ है यही है, जे मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 1, तो देन पूछ दिया है फाइंड, पहला चीज़ पहला पार्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन का हम, मॉड ऑफ जेड मैक्सिमम एंड मॉड ऑफ जेड मिनिमम, ठीक है, ये वैल्यू। और इसका दूसरा पार्ट जो है, इसका वैल्यू मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ 1 मैक्सिमम एंड मॉड ऑफ जेड माइनस 1 मिनिमम, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अब कैसे करेंगे इस तरीके का प्रॉब्लम करने के बहुत एक और अप्रोच है, लेकिन वो अप्रोच यूनिवर्सल नहीं है, वो हर जगह काम भी नहीं आता और लगाना इतना आसान भी नहीं होता। जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी नाम का एक चीज़ होता है, बताएंगे हम, वो भी बताएंगे, लेकिन हम इस चीज़ को समझते हैं, है कि नहीं, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो पहले ये समझ में आ रहा है कि ये जो कंडीशन दिया है, व्हाट इज़ द कंडीशन, कि मॉड ऑफ जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 1, तो जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ज्योमेट्रिकली इसका मतलब अभी अभी हमने समझा है, सभी लोग बताइए, क्या कहाँ पे लाई करेगा, जेड कहाँ पे लाई करेगा सर? जेड वैसे सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर, वैसे सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर कहाँ पे है, बताइए, जिसका सेंटर आयोटा है कि नहीं, चाहे 0,1 लिख देते हैं, एक ही बात है। और रेडियस कितना है इसका, 1 है, समझ में आ रहा है। तो हम इसको अभी लोकेट भी किए थे, तो लोकेट एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा सा मन में शांति आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये 0,1 मान लेते हैं पॉइंट है और रेडियस फिर से 1 है ये, तो ये जो है इस सर्कल को फिर से बना देते हैं, ऐसे बन गया। अब जो पूछ रहा है, अब इस पे लाई करने वाले अनेकों पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब सारे पॉइंट है कि नहीं। आप लोग आंसर बता सकते हैं पहले वाले पार्ट का क्या होगा आंसर, सभी लोग से मैं पूछ रहा हूँ। अरे देवता साहब, मैं बोला यार कॉम्प्लेक्स है, हेलो, समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है, मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या है? अरे मॉड ऑफ जेड का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? मॉड ऑफ जेड का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? ऑरिजिन से डिस्टेंस, नॉट सेंटर से। मॉड ऑफ जेड का मतलब ये है, ज्योमेट्रिकल मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमें कैलकुलेट करना है भैया। तो हमें ये बताइए, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब जो हमने मार्क किया था गोला, ये सब जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे दूर जो अवस्थित होगा ओरिजिन से, वही ना मैक्सिमम वैल्यू देगा। सबसे दूर कौन है अवस्थित है, बताइए यहाँ पे। अरे ये वाला पॉइंट अवस्थित है कि नहीं, पॉइंट ए, अरे पॉइंट ए सबसे दूर है, उसका दूरी यहाँ से कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस, ये 1 है और ये 1 है, तो ये मॉड जेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना आएगा, 2 है। तो यही आंसर, यही ट्रिक है और कुछ नहीं है। ये समझ लिया तो ट्रिक है, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और दूसरा अगर पूछ ले इसी में मॉड जेड मिनिमम, तो मॉड जेड मिनिमम का 1 कैसे आएगा, मॉड जेड मिनिमम देवता? वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए हमें जिसका, ये सब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में से वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस सबसे कम आए। तो हम बोल रहे वो खुद तो ओरिजिन ही होगा क्योंकि उसे पास कर रहा है ये। तो मॉड जेड मिनिमम का वैल्यू 0 नहीं हो जाएगा? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है सभी लोग को। आ रहा है क्या समझ में? दूसरे वाले का आंसर सभी लोग निकाल के बताइए सही, तो हम मान जाएंगे कि सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मॉड ऑफ जेड -1 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सभी लोग पहले मतलब बताइए।
ये मतलब बोल रहा है कि सारे जेड, जेड ये है जिसको हमने पीले कलर से मार्क किया है, वो सारे जेड। अब जेड का कहाँ से, ये जेड -1 का मतलब क्या है, जेड का डिस्टेंस किससे, 1 से, ऑरिजिन से नहीं यार। मॉड ऑफ जेड -1 अलग मतलब है ना ये, डिस्टेंस, दिस इज द, इसका क्या मतलब था, मॉड ऑफ Z1 - Z2 का क्या मतलब था, डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z2। तो यहाँ पे होगा डिस्टेंस ऑफ, क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम क्या, 1 ऐसे आत्मा से आवाज निकालना पड़ेगा तब सही होगा। तो 1,0 इधर है, इधर कहीं पे होगा ना रियल एक्सिस पे, ये 1,0। अब हमें ये बताओ देवता लोग, सभी के सभी लोग, हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जो इसके सबसे नज़दीक हो और सबसे दूर हो, यही ना चाहिए हमें। तो बताइए कौन सबसे नज़दीक होगा। कभी भी अगर नज़दीक वाला पॉइंट चाहिए तो इसको पहले सेंटर से मिलाइए। ये कॉन्सेप्ट अब सर्कल में भी यही क्वेश्चन बनते हैं, यही कॉम्प्लेक्स में भी बनता है, हर जगह ये क्वेश्चन बनता है। और यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी बनेगा। यही क्वेश्चन घूम फिर के 4 जगह दिखता है, समझ में आ रहा है, और सब जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ से सेंटर से मिलाइए हमेशा, अगर इस तरीके क्वेश्चन कभी भी आए तो सेंटर से मिला दिए हम। तो सेंटर से ये मिलाने के बाद अब ये जो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा P, और सबसे दूर वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट Q हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम, और तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका क्या नाम दे दे, हाँ तो इस पॉइंट का क्या नाम दे दे, इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं। चलिए, तो हम ये बोल रहे हैं पहले सेंटर से इसका दूरी निकाल लेंगे, सेंटर से BC का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो BC डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सर √, थोड़ा बहुत तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता होगा ना, 1²1², ये दिस इज √2 हो जाएगा। तो अब हमें PB अगर चाहिए तो PB डिस्टेंस बता सकते हैं, PB डिस्टेंस √2 प्लस, बहुत बढ़िया, यही तो हमें चाहिए। PB हो जाएगा यहाँ पे, PB का डिस्टेंस, तो ये रेडियस घटा देंगे ना, ये रेडियस माइनस कर देंगे, रेडियस का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा सर √2 - 1। और QB जो होगा, QB क्या हो जाएगा सभी लोग बताइए, QB हो जाएगा सर CB प्लस में CQ होगा कि नहीं, CQ तो रेडियस है, रेडियस का वैल्यू 1 है, तो ये √2 + 1 हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर है ना, आंसर आ जाएगा Z - 1 मैक्सिमम का वैल्यू, दिस इज √2 + 1, और Z - 1 मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम हो जाएगा सर √2 - 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, कभी भी आए तो कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकली उसका मतलब निकाल लो भैया, बहुत आसानी से सॉल्व होता है, एक एक लाइन में आंसर आता है। लेकिन थोड़ा सा ये सब करने के लिए ना बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा चलिए अगला बात करते हैं हम, अभी तो छोटा छोटा बात कर लिए ना। जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा हो कहीं पे, तो जैसे ये लिखा है मॉड ऑफ Z - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 लिखा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये व्हाट इज दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा बात, अगर हम लिख दें मॉड ऑफ Z - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक जो अभी अभी हमने देखा था, मॉड ऑफ Z - 2 इक्वल टू 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों चीज़ अभी अभी हमने देखा है। तो एक तो देख चुके हैं कि सर ये तो पता है हमें सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या बता रहा है, ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है। सब लोग बताइए, इस चीज़ को बताइए, एक्सप्लेन करिए सभी लोग। अब हम यहाँ से अगर बात करें, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मॉड ऑफ Z - 2 मतलब ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर 2,0 पे होगा, और रेडियस कहाँ है इसका, 2 है, रेडियस का वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0, रेडियस का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पे भैया ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक सेकंड यार, ये क्या हो गया, हाँ ये ऐसे करके चल रहा है। तो हम बोल रहे हैं वो जो सर्कल होगा, वो सर्कल समझिए इस चीज़ को, वो सर्कल इस प्रकार से चलेगा, है कि नहीं, ऐसा करके कुछ सर्कल है, ठीक है।
तो ये इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल के ऊपर ये वाला सब जो पॉइंट है ना, ये जेड इस पे लाई कर रहा है, जेड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारे बहुत सारे जेड होंगे, ढेर सारे जेड होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें अगर लेस देन कर दिया है तो वैसे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका डिस्टेंस 2 से कम होगा, तो यहाँ से समझ सकते हैं 2 से कम होने वाले कौन सा होगा। अब मान लेते हैं हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इसी में कंसिडर करते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर लेते हैं। तो अगर हम बाउंड्री पे लेंगे तो सर पता है उसका डिस्टेंस क्या होगा, 2 के इक्वल आएगा, और अंदर लेंगे तो क्या आएगा, लेस देन 2। अब बाहर लेंगे तो ग्रेटर देन 2 आएगा। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए रीजन। व्हिच रीजन, किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे रीजन जिसका वैसा सर्कल के अंदर का रीजन जिसका सेंटर 2,0 और रेडियस कितना है, 2 है। तो ये इस तरीके का सर्कल जो है, इस सर्कल के अंदर का रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा ये ऐसे सॉलिड बॉडी आ गए, पूरे के पूरे अंदर वाला पार्ट आ गया है कि नहीं। ये पूरा अंदर का पार्ट लोकेट कर रहा है ये चीज़। अच्छा ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं इस चीज़ को। इसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए इसके दुनिया में। अब दूसरा चीज़ हम बात करते हैं इसमें तो मॉड ऑफ जेड -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ सभी लोग। ये आउटसाइड द सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरीके से आउटसाइड द सर्कल, ये 2,0 है, रेडियस 2 के इक्वल है, और ये आउटसाइड का रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाहर का दुनिया जितना बड़ा है पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है। ये चीज़ इसको बता रहा है। इवन बाउंड्री पे भी वैल्यू नहीं ले सकते हमें बाहर ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। कभी भी हमें एनालिसिस करना हो ग्रेट लेस देन या ग्रेटर देन, तो सबसे पहले हम इक्वल टू को एनालिसिस करेंगे। तो उसके बाद इक्वल टू जैसे ही पता चल गया तो लेस देन ग्रेटर देन तो कोई बड़ी बात थोड़े है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, सोच विचार के करिए, गलती नहीं होना चाहिए, फीलिंग के साथ कि हम क्या समझ रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि गिवन है z इज सेटिस्फाइंग z प्लस ऑफ 1 माइनस में आयोटा लेस देन और इक्वल टू 2। तो हमें ये फाइंड करना है, फाइंड दिस मॉड ऑफ दिस इज z माइनस मॉड ऑफ z माइनस आयोटा मैक्सिमम एंड मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z माइनस आयोटा मिनिमम। इसका वैल्यू निकालना है सभी लोग को। चलिए इसका निकाल के बताइए तो सभी लोग क्या आएगा आंसर। करते हैं क्वेश्चन, कूल माइंड से करेंगे। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये सर्कल का इंटीरियर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर का। तो ये वो कौन सा सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा बताइए। सेंटर पहले निकालते हैं ना। तो सेंटर निकालने के लिए सर ने बताया था अंदर का 0 कर देना। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस में आयोटा। समझ में आ रहा है, मतलब -1,1 पे आएगा। सही है। रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस 2 होगा। तो पहले तो सर्कल प्लॉट करें ना। चलिए तो पहले सर्कल बना लेते हैं। इस प्रकार से ये सर्कल है, सही है। तो ये है सर्कल का सेंटर -1,1 है। x इक्वल टू -1, तो इधर होगा -1 और y इक्वल टू 1 है, सही है, इस तरीके का। और -1,1 हो गया है कि नहीं, इस तरीके का -1,1 आ गया। अच्छा ठीक है। अब इसमें अगर देखें इसका रेडियस कितना था, 2 के बराबर था। तो रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ये 1 है और ये 1 है, तो 2 के बराबर है। तो 2 तो इधर कहीं होगा, और इधर भी अगर लेंगे तो इधर कहीं होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ से क्रॉस करेगा ये, इधर ऐसे करके भयंकर सा सर्कल बनेगा। तो ये जो सर्कल का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन, अगर 1 यूनिट थोड़ा जैसे ये इधर होगा तो एक इधर भी ले लेते हैं, चारों तरफ एक एक पॉइंट हम मान लेते हैं, और उतना ही दूरी पे इधर होगा। सबको मिला दें, थोड़ा सा डायग्राम सही बनता है तो क्या है कि चीज़ें समझ में आती है अच्छे से, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अब यहाँ से इस तरीके का ये सर्कल बनेगा, है कि नहीं।
ये तो अजीबोगरीब सर्कल बनने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सही सही से बना रहा हूँ अभी। ऐसे करके सर्कल बन जाएगा, है कि नहीं? ऐसा करके सर्कल बन गया। अब यहाँ पे ये जो सर्कल आ गया इस तरीके का, तो इसमें हो गया कहानी ख़त्म। अब मेन काम तो हो ही गया। तो इस सर्कल के अंदर का एक्चुअली रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अंदर में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अंदर में देख रहे हैं, सो ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, ढेरों कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर में, बहुत सारे। बाउंड्री पे भी रहेगा वो सब, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? तो ये जो बातें अब चल रही है, अब जो पूछा जा रहा था उस पर विचार करते हैं। ये सब सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का दुनिया है। अब हमसे पूछा ये जा रहा था कि भैया बताओ किस चीज़ का वैल्यू, जेड माइनस आयोटा। तो जेड माइनस आयोटा का फीलिंग क्या है, सभी लोग बताएंगे पहले। व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ जेड माइनस आयोटा? मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जेड का दूरी किससे, जेड का डिस्टेंस किससे निकालना है, बताइए सभी लोग बताइए। जेड का डिस्टेंस किससे, आयोटा से, फ्रॉम आयोटा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है दिस इज आयोटा, यहाँ पे लाई करेगा, है कि नहीं, वाई एक्सिस पे, मतलब इमेजनरी एक्सिस पे। तो मतलब ये 0,1 से हमें डिस्टेंस चाहिए। अब हमें ये बताइए, सभी लोग बताइए, इस पॉइंट से सबसे मैक्सिमम दूरी पे लाई करने वाला कौन सा पॉइंट है, वो सभी लोग बता सकते हैं हमें। इससे जो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये सब पीला वाला जितना है सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे सबसे मैक्सिमम दूरी पे अवस्थित सेंटर से सबसे पहले मिलाएंगे हम इसको। इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा इधर, क्या ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए अगर हम मार्क कर दें और इसका सेंटर सी है और इस पॉइंट को पी बोल दे, तो हम ये बोल रहे पी ए डिस्टेंस क्या सबसे मैक्सिमम होगा? पी ए इज ए मैक्सिमम डिस्टेंस। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पी ए डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है पी ए डिस्टेंस निकालने में? सर ये डिस्टेंस तो खुद ही 1 है, डायग्राम से दिख रहा है। और ए सी डिस्टेंस कितना होगा? ए सी डिस्टेंस 2 होगा ना, रेडियस के बराबर। तब बताइए पी ए डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो पी ए डिस्टेंस सर आ गया 2 + 1 = 3 आ गया। तो यही हो जाएगा जेड माइनस आयोटा मैक्सिमम का वैल्यू। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 3 इज द आंसर। और मिनिमम क्या होगा? मिनिमम, अरे मिनिमम क्या होगा? 1 नहीं, 1 क्यों होगा? 0 होगा ना। अरे ये पॉइंट खुद ही अंदर लाई कर रहा है कि नहीं? अगर ये पॉइंट खुद ही अंदर लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि सबसे मिनिमम वाला अगर चाहिए तो जेड को हम यहीं पे रख देंगे, पी के पास ही रख देंगे, है ना, पी के पास ही रख देंगे। तो यही हो जाएगा जेड माइनस आयोटा का जो मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 विल बी द आंसर। नहीं समझ में आ रहा है? बाप रे बहुत टफ हो गया लग रहा है सर, क्या एग्जाम्पल। चलिए एक और चीज़ हम समझते हैं इसी में। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये चीज़ दिया हो कहीं पे, अगर ये चीज़ लिखा हो, समझते हैं इस चीज़ को, कि जैसे में लिख दिया है मॉड ऑफ Z1 जेड माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। तो जेड का लोकस क्या होगा? लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड को इंटरप्रेट करना है, लोकस ऑफ जेड। तो लोकस ऑफ जेड को इंटरप्रेट करना है वेयर Z1 एंड Z2 आर द फिक्स पॉइंट। Z1 एंड Z2 आर फिक्स पॉइंट, आर फिक्स्ड। Z1 एंड Z2 आर फिक्स पॉइंट्स। बता सकता है कोई क्या होगा इस चीज़ का? हाँ, इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली अगर हम ऐसे समझाए, समझिएगा सभी लोग, कि ये सर Z1 एक पॉइंट है और एक Z2 एक पॉइंट है कि नहीं? तो जेड, अब ऐसे सारे पॉइंट का अगर लोकस चाहिए, समझिएगा इस चीज़ को सभी लोग, Z1 Z2 को अगर ज्वाइन कर दें हम सब, और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसिडर करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सभी लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? मतलब ऐसा लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे आधे आधे में, और इसके ऊपर जो लाई करने वाला पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट अगर मान लेते हैं हम, इसके ऊपर अगर कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है, तो इसका ये प्रॉपर्टी ही होता है कि ये जो पॉइंट P है, इसका A से दूरी और इसका B से दूरी, ये दूरी दोनों ही डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएंगे। ये डिस्टेंस इक्वल आएगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप,
ये डिस्टेंस इक्वल ही आएगा। यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी होता है। ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ समझते हुए चलना है यहीं से। तो इसका मतलब ये है, अब जैसे यहाँ पे P एक मूविंग पॉइंट था, तो P एक मूविंग पॉइंट है मतलब वो Z था। तो जो PA डिस्टेंस है, व्हाट इज़ PA डिस्टेंस? तो सर कॉम्प्लेक्स की दुनिया में मॉडुलस उसका डिस्टेंस होता है, और PB डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Z माइनस Z2 हो जाएगा। तो इसका मतलब P मस्ट लाई ऑन द व्हाट? किस पे लाई करना चाहिए बताइए? P मस्ट लाई ऑन perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2, ठीक है, इस पे लाई करना चाहिए, यही इसका लोकस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। जैसे एज पर एग्जाम्पल, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेगा, एग्जाम में ऐसे लिखेगा, ऐसे दे देगा Z माइनस Z प्लस ऑफ आयोटा इक्वल टू में ऐसे दे देगा Z माइनस में आयोटा। तो बताओ भैया Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z रिप्रेजेंट्स ऐसे करके दे देगा। छोटा सा क्वेश्चन है। पहला रियल एक्सिस, दूसरा इमेजिनरी एक्सिस, चौथा लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए तीसरा ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, कुछ भी मान लीजिए बना सकता है। नाइदर रियल एक्सिस नॉर इमेजिनरी एक्सिस, नाइदर रियल नॉर इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और चौथा ऑप्शन नन कर दिए। चलिए इस तरीके से क्या होगा आंसर इसका, सभी लोग बताइए। इसी तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अरे देवता, सब नहीं समझ में आया, क्यों रियल एक्सिस होगा? समझ में आया ये चीज़? बिल्कुल 0 0 से जाएगा तो क्या होगा? तो 0 0 दोनों पे लाई करता है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पे। इसका फीलिंग समझ में आया क्या सबको? हम वो हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोल रहे हैं Z प्लस आयोटा का क्या मतलब है? Z एक ऐसा नंबर है जिसका डिस्टेंस आयोटा किससे डिस्टेंस यहाँ पर मापन हो रहा है? आयोटा से कि माइनस आयोटा से? माइनस आयोटा से। 0 कर देंगे, ऐसे होता है Z माइनस ऑफ आयोटा। तो माइनस ऑफ आयोटा मतलब ये है। और फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Z का दूरी आयोटा से, और दोनों दूरी बराबर बोल रहा है। तो इसका मतलब भैया इस दोनों आयोटा और माइनस आयोटा का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा ना ये। तो आयोटा और माइनस आयोटा को ज्वाइन करने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कौन है? ये ऑरिजिन तो हो गया मिड पॉइंट, और इससे पास करने वाला जो ये लाइन है, ये लाइन क्या हो गया? ये लाइन रियल एक्सिस हो गया कि नहीं? तो ये रियल एक्सिस को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, रियल एक्सिस। तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, अपना बुद्धि खोल के रखना है, दिमाग खोल के। अब कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में अच्छे से घुसता है ना तो क्वेश्चन बहुत फटाफट निकलते हैं। क्वेश्चन अगर नहीं अच्छे से दिमाग में जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या है? कुछ भी फॉर्मूला रट लो, शॉर्टकट पढ़ लो, ट्रिक पढ़ लो, दुनिया भर का तमाम पढ़ लो, ज़रा सा घुमा देंगे क्वेश्चन, इधर उधर में सब घूम जाएंगे। अब वही होगा एग्ज़ाम में, घूम फिर के आ जाएंगे मौज काट के, कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बाकी हम बात करते हैं कल, अगले टर्न पे बात करते हैं। और किसी को अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, हाँ।